नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं भारत में सेंसरशिप पे बात करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मीन्स हमारे यहाँ पे सेंसर बोर्ड है जो कि फिल्म को रेगुलेट करते हैं, या चाहे प्रेस में है कि आप कुछ चीज़ छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते हैं। लेकिन हमें इस बात पे बात करना होगा कि आज के प्रेजेंट भारत में मीन्स सेंसरशिप किस हद तक है। क्योंकि आपने देखी है कुछ ही दिन पहले जो है ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ये केस फाइल किया था कि भारत सरकार जो है इनकम टैक्स रूल्स का यूज करके और मीन्स चाहे दूसरे अदर मशीनरी का यूज करके बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं जो कि ट्विटर पे कुछ पोस्ट किया जाता है तो उसको कहता है कि आप इसको हटा दीजिए क्योंकि ये हमारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो हमें अब इस बात पे बिल्कुल खुल के बहस करना होगा कि भारत में सेंसरशिप है कि नहीं, डायरेक्ट सेंसरशिप है या इनडायरेक्ट सेंसरशिप है। सबसे पहले मैं बात बॉलीवुड की करता हूँ। बॉलीवुड में हमेशा से एक सेंसर बोर्ड रहा है और सेंसर बोर्ड का काम ही है कि मीन्स वैसे दृश्य नहीं सिनेमा में दिखाए जाएं जिससे कि समाज में तनाव बढ़े, समाज में दंगा भर के, या चाहे ऑब्सनिटी पे, अश्लीलता पे जो है उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप बात कीजिए सेंसर बोर्ड का, तो वो भी है कि बहुत सारे मूवी में कुछ काट छाट करता है। लेकिन अगर आप जब बॉलीवुड के स्टार्स को सुने और बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को सुने, बेसिकली एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, उनका कहना है कि अगर आज के टाइम अगर आपने जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, अगर आपने उनके किसी भी पॉलिसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, चाहे वो महंगाई हो, चाहे मीन्स ईडी का मिसयूज हो, चाहे आपने मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए आपने एक भी ट्वीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, अनुराग कश्यप कहते हैं कि इसका असर ना सिनेमा के रिलीज होने पे पड़ने लगता है। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उन्होंने एक बार जब जेएनयू में जब मारपीट हुआ तो वो जेएनयू में चली गई और वहाँ पे लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े थे जिनके प्रोटेस्ट में वो भी शामिल हुई। उनके बाद एक उनका सिनेमा रिलीज हुआ, उस सिनेमा को भी जो है कभी विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे थे कि हम नहीं चलने देंगे, तो बजरंग दल वाले बोल रहे थे कि हम नहीं चलने देंगे। माने इस तरीके से जो है क्या कि कोई भी स्टार या कोई भी मूवी स्टार अगर वो कुछ कहता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या ट्विटर पे कुछ लिखता है, तो उसको इसका कीमत अपने मूवी के नुकसान से भरपाई करना पड़ता है। ये बात एक दो लोग नहीं, और इसीलिए जो बॉलीवुड के लोग हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि लोगों ने अब खुद पे सेल्फ सेंसरशिप ही लगाना शुरू कर दिया। वो जानते हैं कि अगर हम नेशनलिज्म पे कुछ बोले, अगर हम मोदी गवर्नमेंट को टारगेट किया या बीजेपी के किसी मिनिस्टर को टारगेट किया, उसके बाद हमको जो उसका कीमत है वो अपना सिनेमा का नुकसान मिस करवा के ही हमको चुकाना पड़ेगा। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर, वो राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती है। उनके हस्बैंड जो है अभी वो चुनाव में भी लड़े थे महाराष्ट्र असेंबली। उन्होंने कहा कि जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी और जब वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ट्विटर पे लिखने लग गई या किसी न्यूज़ आर्टिकल लिखने लग गई, तो उन्होंने कहा कि फिर उनको एड्स मिलने बंद हो गए और जो सिनेमा था वो भी प्रोजेक्ट्स में उनको दिक्कत होने लग गया। तो हमें इस बात पे अब खुल के बात करना होगा कि क्या अगर हम इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करें तो हमें सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा। बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अविनाश दास, वो दरभंगा से हैं और उनकी अभी एक सिनेमा आई है इन गलियों में। आप लोग ये जरूर सिनेमा देखिएगा क्योंकि इस पे ये बात का चर्चा है कि इन्होंने आज के टाइम में कैसे जो दो धर्म है जिसमें लगातार पोलराइजेशन हो रहा है, उस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही सहिष्णुता के साथ उठाया है। अविनाश दास ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया और अविनाश दास बोलते हैं कि एक कीमत है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने लिखने का एक कीमत है, या वो भी छोड़ दीजिए, जो करंट प्रोपेगेंडा है अगर आप उसके खिलाफ नहीं चले तो वहाँ भी है आपके खिलाफ दिक्कत हो जाएगा। अविनाश दास ने कहा कि अगर आप बहुत ही रसूख वाले आदमी हैं तो आप पे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। हम लोग को सब याद है कि कुछ वर्ष पहले जो है अनुराग कश्यप पे या बॉलीवुड की अभिनेत्री तापसी पन्नू पे जो है छापा पड़ा था, रेड्स हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाय द वे अगर आप उतने ऊंचे स्तर पे नहीं हैं और अगर आप हैं कि चलिए फिर भी आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो आप एक एफआईआर करवा दिया जाएगा। एफआईआर इसीलिए ताकि जो आप फिर इसी चीज़ में उलझे रहें कि हम वकील से क्या कहें, कोर्ट का चक्कर लगाते रहें। इसमें मेन बड़ा बात ये हो जाता है कि मान लिया कोई बीजेपी का ऐसा नेता है जिसको कि बहुत अधिक पूछ नहीं है या लोग उसको जानते नहीं हैं, वो भी इस मामले में कूद पड़ता है कि चलो हम इस पे एफआईआर करा देते हैं ताकि हमको भी थोड़ा पब्लिसिटी गेन हो जाए। क्योंकि आज के टाइम में अब पॉलिटिक्स उस तरह का रहा नहीं कि किसी को नेता इस बात पे बनना है कि वो समाज के बारे में क्या सोचता है या उसका जो है एजुकेशन क्वालिटी क्या है, उसका अपना विजन क्या है, वो आने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम करेगा। आज के टाइम जो है मनी पावर जो है एक बहुत ही बड़ा जैसे एक चीज़ बन गया है जिसके दम पे लोग टिकट देते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरे देश का ही राजनीति इस तरीके से हो गया, लेकिन आज के टाइम मनी होना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अभी आप कॉमेडियन कुणाल कामरा का हाल देखिए, उन्होंने कुछ मीन्स यूट्यूब पे एक वीडियो डाला 2 दिन पहले, और ये जो एक्चुअली जिस स्टूडियो में ये शूट हुआ था ये काफ़ी दिन पहले शूट हुआ था।
जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को टारगेट किया है, नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, निर्मला सीतारमन को टारगेट किया, निर्मला सीतारमन के महंगाई को लेकर टारगेट किया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही ठीक बात कहा निर्मला सीतारमन के बारे में। अब आप देखिए हुआ क्या, वो जो द हैबिटेट स्टूडियो है उसको तोड़ दिया गया। जिस होटल में वो स्टूडियो था उसके मालिक को धमकाया गया कि तुम जिस तरीके से उसको बुलाए थे वापस से बुलाओ। कोई उनका एक नेता कह रहा है कि तुमको हम पूरे भारत देश में नहीं रहने देंगे, तुमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। आप आलम देखिए क्या है। इसी तरीके से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी जो है मीन्स इस तरीके से झेलना पड़ा। वरुण ग्रोवर है जो कि मीन्स सटायर भी करते हैं और जो मूवी का स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि आज के टाइम ये बहुत मुश्किल हो गया है कि आप खुल के कोई बात रख सकें। क्या ये भारत में पहले भी मुश्किल था? इस पर उन्होंने कहा कि साल 2009 से 2014 के बीच जो यूपीए 2 था उसमें जिसको जो दिलाता था सारा लोग सब कुछ अपनी बात कह लेते थे। तब भी डिसेंट के 1-2 केस हुए कि जिसमें एफआईआर हुआ, लेकिन जिसको जो मन वो सारा लोग वो बात कह लेता था और किसी को कोई दिक्कत नहीं था। जर्नलिस्ट लोग भी उसका बहुत इज्जत करते थे, मीडिया वाले भी उसका बहुत इज्जत करते थे, उनको अपने कनक्लेव में भी बुलाते थे। लेकिन वरुण ग्रोवर कहते हैं कि साल 2014 के बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे अब इन लोगों ने चूज करने लगा कि अच्छा ये किस मुद्दे पे बोल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो टारगेट नहीं कर रहा, ये बीजेपी के किसी पॉलिसी को टारगेट तो नहीं कर रहा। और साल 2019 के बाद से जो है अब ये मामला सिर्फ आपको अलग थलग करने या आपको कनक्लेव में नहीं बुलाने पे सीमित नहीं रहा। अब ये मामला होगा कि हम आप पे एफआईआर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, जिस स्टूडियो में होने वाला है वहाँ पे उसको धमकी देंगे। और धीरे धीरे आज हम 2025 में उस भारत में खड़े हैं कि जो कुणाल कामरा जो अपनी बात पूरे खुल के रखते हैं, आज जो है कभी है कि सो पुलिस उन पर एक्शन लेगी, नेता लोग उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हम भारतीयों को और जो देश के जितने पढ़े लिखे लड़के हैं उनको इस बात से ज़रूर जानना चाहिए कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर बात में ये कहना कि हम चीन बन जाएं, हम वियतनाम बन जाएं, हम पुतिन के रसिया बन जाएं या हम विक्टर ऑर्बान के हंगरी बन जाएं, इससे देश नहीं चलता है। आपको अपने देश के बारे में जानना चाहिए कि जब साल 2009 से 2014 के बीच स्टैंड अप कॉमेडियन लोग पॉलिटिक्स पे सटायर कर सकते थे, आज के टाइम क्यों नहीं कर सकते? आज के टाइम वो क्यों इतने डर है कि हम कुछ बोलेंगे तो गुंडे आ जाएंगे, गुंडे हमको मारेंगे या एफआईआर हम पे हो जाएगा। मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, एशियन पेंट्स में काम करता है। उसने मुझसे कहा कि उसके मैनेजर ने उससे कहा था कि तुम जो है कुछ भी पॉलिटिकली सेंसिटिव ट्वीट मत करना। अब आप देखिए, मीन्स एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आदमी को उसका जो है मैनेजर मना कर रहा है कि तुम पॉलिटिकली सेंसिटिव ट्वीट मत करो। जो सरकार के मुलाजिम हो, कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, बाकी जितना भी लोग हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो सरकारी नौकर हैं। वो कैसे सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे? तो एक्चुअल बात है कि भारत में जितना भी दिक्कत है उसके बारे में बोलेगा कौन? अगर भारत में सब कुछ बहुत अच्छा ही होता तो फिर 80 करोड़ लोग को 5 किलो अनाज क्यों मिलता? अगर भारत में सब कुछ बहुत अच्छा ही होता फिर भारत का ग्रोथ रेट 6% क्यों होता? मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारा इशू है। अगर भारत में सब कुछ बहुत अच्छा होता, क्या भारत एजुकेशन में वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं होता? भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,80,000 रुपया सालाना है, $2500 सालाना, जबकि आपको एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए आपको $12,500 चाहिए। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं अगले 22 साल में $5,000 भी प्रति व्यक्ति आय सालाना नहीं होगा, 12,500 से छोड़ दीजिए। मतलब कि यहाँ पे सिस्टम में जो भी लैकुना है उसके बारे में बात करना पड़ेगा, और अगर आप बात करते हैं तो उसको आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमें इस मुद्दे पे बहुत बोलने की ज़रूरत है और प्रखरता से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा देश है। हमें पढ़ लिख के इस देश को बचाना है। हमें सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है और हर हाल में हमें इस देश को तानाशाही में नहीं बदलने देना है। ये बात हर युवा को सोचनी चाहिए, क्योंकि जब पूरा देश गड़बड़ाता है तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ाता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आप अमेरिका चले जाइएगा आप ठीक है। आप देख रहे हैं अमेरिका जाने वाले लोग का क्या हाल है। जो लोग इलीगल माइग्रेंट हैं उनको तो हैंडकफ में बांध के इंडिया भेज दिया, बाकी जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी को हेट स्पीच का सामना करना पड़ रहा है, किसी को हेट क्राइम का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम जिस देश में हैं, हम युवा हैं, हमारा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम इस देश के बात को समझें, इसके मुद्दों को उठाएं और जितना हो सके हम इस देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। हम इस देश को महान बनाने में हमसे जो भी हो सके हम वो कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।